अमीर खुसरो का एक शेर मुझे याद आता है कि खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जी हाँ, ऐसे ही प्रेम के पात्रों के अनगिनत उदाहरण इस दुनिया में देखने को मिलेंगे। चाहे वो लैला मजनू की बात करे, चाहे हीर रांझा की बात करे, चाहे सोनी महिवाल की बात करे, ढोला मारू की बात करे, मोमल महेंद्र की बात करे। इन्हीं प्रेम की श्रृंखलाओं में आज बाघो और भारमली की पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल में बड़ी ही शानदार रोचक कहानी बाघजी और भारमली की प्रचलित है, जिसके बारे में हम जानेंगे। बाघो और भारमली, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां तरवरत है मोरियो, जहां सरवरत है हंस, जहां तरवरत है मोरियो, जहां सरवरत है हंस, जहां बाघ हो तहां भारमली, जहां दारू तय मंस। बाघो और भारमली को कोई अलग नहीं कर सकता। जहां पेड़ है वहां मोर है, जहां सरवर है वहां हंस है, जहां बागजी है वहां भारमली है। ठीक वैसे ही जहां दारू है, जहां मांस है। इस प्रकार की गजब की प्रेम कहानी पश्चिमी राजस्थान में लोकप्रिय है भारमली की। इस कहानी को शुरू करने से पहले इतिहास की कुछ बात मैं आप लोगों को बताता हूं। बड़ी ही गजब की कहानी है, अंत तक आपको सुनना है। मारवाड़ के एक राजा हुए राव मालदेव। यूं तो राव मालदेव एक ऐसे राजा हुए जो अपने युग के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने 58 परगनों को जीत करके, 52 युद्धों को जीत करके मारवाड़ के इतिहास में अपने आप का शौर्य युग जो है वो साबित किया। यहीं से ये कहानी शुरू होती है। शुरुआत अगर देखी जाए इस कहानी की तो मालदेव के विवाह से होती है। राव मालदेव जी का विवाह जैसलमेर के राजकुमारी उमा दे भटियाणी के साथ में होता है। जैसलमेर के लूणकरण जी की बेटी उमा दे रूपवान थी, अत्यधिक चतुर थी और सौंदर्य में तो पर्याय थी। उमा दे का जब विवाह मालदेव जी के साथ में हुआ तो उमा दे के साथ में एक दासी आई जिसका नाम था भारमली। जिस भांति सौंदर्य और चतुराई का प्रतीक उमा दे थी, ठीक वैसे ही भारमली अपने रूप सौंदर्य के लिए और लावण्यता के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। ये भारमली उमा दे के साथ में मारवाड़ आती है, दासी के रूप में मारवाड़ पधारती है। और जिस दिन विवाह हुआ उसी रात्रि को मधु यौवन के पल पर जब राव मालदेव को भारमली उमादे के कक्ष में आमंत्रित करती है तो भारमली राव मालदेव को अर्ज करती है कि आपको शयन कक्ष में जाना है, उमादे के पास में जाना है। लेकिन मालदेव ने जैसे ही भारमली के इस रूप लावण्यता को देखा तो मालदेव उमादे से ज्यादा इस भारमली से प्रभावित हुआ और मालदेव, जिसको उमादे के शयन कक्ष में जाना था, इस भारमली के प्रेम में डूब जाता है और एक दूसरे में खो जाते हैं। जब इस बात का पता उमादे को चला तो उमादे में ठन जाती है। उमादे जो है वो नाराज हो जाती है और जीवन भर अपने पति का मुख नहीं देखती है, जिसे इतिहास में हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। बस यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। मालदेव भारमली के रूप लावण्यता में खो जाता है, भारमली के ही बारे में सोचता रहता है। मालदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारमली के बिन उसकी सुबह नहीं हुआ करती थी, भारमली के बिन उसकी रात नहीं बीतती थी। जैसलमेर के जब भाटियों को इस बात का पता चला कि उमादे की विरह का सबसे बड़ा कारण उसकी दासी भारमली की सुंदरता है, तो जैसलमेर के भाटियों ने इस भारमली का हरण करने की एक योजना बनाई। जैसलमेर के भाटियों ने अपने गिनायत जो कोटड़ा के ठाकुर थे बागजी, उनको ये कार्य जो है वो सौंपा और जैसलमेर के भाटियों ने कहा कि आप किसी तरह भारमली को मालदेव के साम्राज्य से एक तरह से हरण करके ले आओ, ताकि हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटी है उमादे, वो इस प्रकार विरह में व्यतीत ना रहे, उसका जो ये संकट है ये टल जाए। कोटड़ा के बागजी जाते हैं और भारमली का हरण करके ले आते हैं। भारमली के रूप सौंदर्य को देख करके कोटड़ा के बागजी भी उस पर मोहित हो जाते हैं। इधर भारमली भी कोटड़ा के बागजी के बलिष्ठ शरीर को और उनकी ताकत और शौर्य को देख करके उन पर मोहित हो जाती है। परंतु मालदेव भारमली के बिन एक पल भी व्यतीत नहीं कर पाता है। मालदेव की स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे एक मैना की स्थिति, एक तोता की स्थिति उसकी मैना की बिछड़ने से हो जाती है, जैसे एक रांझा की स्थिति उसके हीर के बिछड़ने से हो जाती है, जैसे एक मजनू की स्थिति उसके लैला के बिछड़ने से हो जाती है, जैसे एक चकवा की स्थिति उसके चकवी के बिछड़ने से हो जाती है। मालदेव यूं तो पूरे क्षेत्र का स्वामी बना, आसपास के पूरे क्षेत्रों को जीता और अपने युग का सबसे शक्तिशाली राजा बना, लेकिन मालदेव मन ही मन भारमली के प्रेम को और भारमली की सुंदरता के बारे में हमेशा सोचता रहता था। एक दिन मालदेव अपने दरबारी कवि आसाजी चारण को बुलाते हैं और आसाजी चारण को कहते हैं कि मैं यूं तो सारे क्षेत्र का स्वामी हूं, लेकिन मेरे दिल में एक तीर लगा हुआ है। कविराज, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे इस तीर को निकाल सकते हो। आसाजी से पूरी बात बताई मालदेव ने कि मैं भारमली के बिना अधूरा हूं और आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो, क्योंकि बागजी जो है वो बड़े कविता प्रेमी है,
आप जाइए कोटड़ा और कोटड़ा के बाग जी को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध करिए, और वो जब कहें कि आपको क्या चाहिए तो आप उनसे भारमली जरूर मांग लेना। मैं भारमली के बिना अधूरा हूं। भारमली की सुंदरता में इस प्रकार मालदेव जो है मोहित था। वहां से आशा जी जो है ऊंट लेकर के रवाना होते हैं, बाग जी और भारमली के पास कोटड़ा पहुंचते हैं। वो जिस उद्देश्य के लिए आए उस उद्देश्य को ही भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आशा जी वहां पहुंचते हैं तो बाग जी और भारमली दोनों ने आशा जी का इस प्रकार स्वागत सत्कार किया, इस प्रकार की मित्रता बाग जी और आशा जी के बीच में हो गई कि जो चीज मांगने के लिए आए उस चीज को वो भूल जाते हैं, और मित्रता और इस प्रकार की सेवा और सत्कार में वो जो है इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उनकी दोस्ती अटूट हो जाती है। बाग जी से आशा जी बिछड़ना नहीं चाहते और आशा जी से बाग जी नहीं बिछड़ना चाहते। दोनों मित्र जो है वो एक दूसरे को बड़ा ही एक तरह से समझते हैं, एक दूसरे के निकट हो जाते हैं। एक दिन समय का जो लेख है वो रुकता नहीं है, विधाता के लेख जो वो टलते नहीं है, और एक दिन ऐसा हुआ कि बाग जी की मृत्यु हो गई। बाग जी की मृत्यु के बाद में भारमली उनके साथ में सती हो गई, और ये प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। बाग जी और भारमली तो खत्म हो गए, लेकिन आशा जी बाग जी की मित्रता को कभी नहीं भुला पाए। आशा जी हमेशा बाग जी की मित्रता और बाग जी के उस अपनत्व को खोजते रहते हैं, और बाग जी के प्रेम में, बाग जी की मित्रता में पागल हो जाते हैं, और बाग जी के दोहे, बाग जी की कविताएं वो लिखते रहते हैं। बाघे बिन कोटड़ो, आशा जी लिखते हैं कि बाघे बिन कोटड़ोर लागे यूं अहड़ो, जानी घरे सिधाव यार जाने मांडवड़ो। इन बाग जी के बिना तो ये कोटड़ा ऐसे लगता है जैसे बारात के चले जाने के बाद में मंडप लगता हो, इस प्रकार जो है वो सूना ये लगता है। और बाग जी दिनों दिन जो है इस प्रकार आशा जी जो दिनों दिन बाग जी की इस विरह में, इनकी मित्रता की विरह में जो व्यतीत होते हैं, और यहां तक कह देते हैं कि मार्ग मंडी चनाए पथ जो सेना तणु कोई बटाऊ आए मने बाता कहो निबागरी। समय से बातें करने लग जाते हैं, निर्वात से बातें करने लग जाते हैं, प्रकृति से बातें करने लग जाते हैं आशा जी, और प्रकृति से कहते हैं कि कोई आए और मुझे बाग जी के बारे में बताए, बाग जी की कहानियां मुझे सुनाए। इस प्रकार की मित्रता बाग जी और आशा जी के बीच में हो जाती है। आशा जी बाग जी की मित्रता में पागल हो जाते हैं। अमरकोट के राणा को जब इस बात का पता चला तो वो भी कवियों का पारखी था, और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आशा जी के इस मित्रता को मैं भुला दूंगा, और मैं इतना सम्मान आदर दूंगा आशा जी को कि वो बाग जी की मित्रता को भूल जाएंगे। अमरकोट के राणा ने आशा जी को बुलाया, उनका स्वागत सत्कार किया, मान सम्मान और प्रतिष्ठा दी। लेकिन एक दिन अमरकोट के राणा ने परखना चाहा बाग जी को कि बाग जी के आशा जी को कि बाग जी के प्रति आज भी आशा जी के मन में इस प्रकार की जो है वो भावना है क्या। अमरकोट के राणा ने आशा जी को कहा कि आप एक रात बाग जी का नाम न ले, मैं आपको 4 लाख रुपए इनाम दूंगा। वो मित्रता परखना चाहते थे। आशा जी को हर एक रात बाग जी की याद में दोहे लिखने की आदत थी, हर एक रात उनके लिए निकालना असंभव थी, ऐसी मित्रता उनके बीच में थी। आशा जी ने ना कहा, लेकिन उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी एक रात की बात है, एक रात आप निकाल लेंगे तो 4 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और उन 4 लाख रुपए से हमारा जीवन जो वो खुशहाल हो जाएगा। आशा जी बैठ जाते हैं, और वहां उनके पास में एक सैनिक खड़ा कर दिया जाता है अमरकोट के राणा के द्वारा, और उस सैनिक की तरफ इशारा कर देता है अमरकोट का राणा कि पूरी रात तुम्हें निगरानी रखनी है कि ये बाग जी का नाम लेते हैं कि नहीं लेते। वो सैनिक पास में खड़ा रहता है, लेकिन आशा जी थोड़ी देर बाद में बाग जी को याद कर लेते हैं। उनकी रात, उनका एक एक पल बाग जी के बिना सूना लगता था। उन्होंने कहा कि हाटें पड़ी हड़ताल चतरंगियां चाले रहा, कर्षण करे कलाल विकरो भागो बाग जी। कहा कि हाटों में हड़ताल हो गई है, कलाड़ी तो दारू बेचना भूल गई है, और वो खेती करने लग गई है। बाग जी तुम्हारे बिना ये सारी चीजें सूनी हो गई है, तुम्हारे बिना ये सब कुछ सूना हो चुका है। बिछड़ने के बाद में एक दोहा और लिखते हैं वो कि कूके कोयलियां मीठा बोले मोरिया, राचे रंग रलियां बागा बीचे बाग जी। बाग जी आ जाओ, अब तो कोयलियां भी कूकने लग गई है, मोरिया भी बोलने लग गए हैं, लेकिन आप नहीं आ रहे हो, आपके बिना सब कुछ सुना है। बाघा आओ बड़े है दुख भंजन दूधा हरा, आठों पैर उदय है जाता देगो जातरा, है ना। आठों पहर जो है उनका दुख में व्यतीत होता था, लेकिन बाग जी से वो मित्रता जो है उनको हमेशा सताती रहती थी। बाग जी की मित्रता उनको हमेशा याद आती रहती थी, और लिखते हैं कि कस्तूरी झंकी भईर केसर घटियो आग, सब वस्तु सूंघी गई, सब वस्तु सूंघी भईर गयो बटाऊ बाग। सारी चीजें सस्ती हो गई, कस्तूरी केसर सब कुछ सस्ती हो गई है, लेकिन तुम नहीं आ रहे हो, आप नहीं आ रहे हो। इस प्रकार की मित्रता जो है
बागजी और आशा जी के बीच में हो जाती है। अंत में जब सैनिक सुबह राणा जी को सारी बातें बताता है कि बागजी के बिना तो ये संभव ही नहीं है, आशा जी बागजी को याद ना करे ऐसा तो संभव ही नहीं है। और उन्होंने पूछा अमरकोट के राणा ने आशा जी से कि ऐसा क्या है कि आप बागजी को भूल नहीं पा रहे हो, आपको मैं इतना पैसा दे रहा हूं फिर भी आप बागजी को नहीं भूल पा रहे हो, ऐसा कारण क्या है? तो आशा जी ने लिखा कि ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट जे कारण, रात दिवस राठौड़ बिसर सुने बाग ने। सब जगह मैं नौकरी करूंगा, मेरे पेट के लिए मुझे जगह जगह भटकना पड़ सकता है, लेकिन मैं बागजी को भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। बागजी मेरे मन से निकल जाए ऐसा संभव नहीं है। बागजी मेरे मन से उस दिन निकलेंगे मड़ा मसान गया अलड़ ले पोछा अलग, महारा गंगा हाड़ गया तो ये न भूलूं बाग ने। मैं मसान में चला जाऊं, शमशान में चला जाऊं, मेरी हड्डियों को भी एक तरह से गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, मेरी आत्मा को स्वर्ग मिल जाए, फिर भी मैं बागजी को नहीं भूल पाऊंगा। इस प्रकार की मित्रता अगर आपको दुनिया में कहीं मिले, कृष्ण और सुदामा की मित्रता की भांति जिस प्रकार बागजी और आशा जी की मित्रता को माना गया है, इस प्रकार की मित्रता बागजी और आशा जी की हुआ करती थी। ये भारमली अपने राजस्थान में बाघो और भारमली की प्रेम कथा जो है ये लोकप्रिय है। पश्चिमी राजस्थान में तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में तो बाघो और भारमली की कहानी ठीक वैसे ही प्रचलित है जैसे मूमल महेंद्र की कहानी प्रचलित है, जैसे ढोला और मारू की प्रेम कहानी प्रचलित है। किसी कवि की मुझे पंक्तियां याद आती है कि हद से ज्यादा किसी से प्यार मत करना, हद से ज्यादा किसी से प्यार मत करना, दिल हर एक पे निसार मत करना। हद से ज्यादा किसी से प्यार मत करना, दिल हर एक पे निसार मत करना। और आईने को नजर ना लग जाए, आईने को नजर ना लग जाए ऐसा श्रृंगार मत करना। तीर तेरी तरफ ही आएगा, तीर तेरी तरफ ही आएगा, तू बस हवा में शिकार मत करना, तू बस हवा में शिकार मत करना। तो ये राजस्थान की अद्वितीय प्रेम कहानी बागजी और भारमली की थी। जो आप लोगों को अच्छी लगे तो निश्चित रूप से इसको शेयर कर दीजिएगा। जय जय राजस्थान, धन्यवाद।